अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो वो कह रहा है कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल होती है, यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मतलब यहाँ डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो है। डेल्टा वी का क्या मतलब था कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल था। अगर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था यानी डेल्टा वी आपका V2 माइनस V1 था। तो अगर V2 माइनस V1 जो है वो सेम हो जाए तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। यानी पोटेंशियल जो है वो थ्रू आउट सेम होने का मतलब ये है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज की जाती हो, दूसरी जगह पर नेगेटिव चार्ज की जाती हो। पोटेंशियल तभी एग्जिस्ट करता है ना, जैसे आपने देखा था पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट थी, उनके दरमियान आपने देखा कि पोटेंशियल होता है। या अगर आपके पास यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये होगा कि अगर आप यहाँ पे चार्ज रखोगे तो ये चार्ज जो है वो फॉलो करेगा। यानी जब भी आप एक टेस्ट चार्ज जो है वो किसी रीजन में रखते हो और वो किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है तो वहाँ पर हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यानी किसी भी जगह पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की ज्यादती नहीं है, बल्कि ओवरऑल चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और आप अगर टेस्ट चार्ज रखते हो तो वहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी लाइन को फॉलो नहीं करता, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। यानी पोटेंशियल जो है उस जगह पर कांस्टेंट है। किसी चीज़ के कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वो हर जगह एक जैसी है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर चेंज नहीं आ रहा तो मतलब वो पहले पॉइंट पे V1 पॉइंट पे भी हुई होगी, वो V2 पॉइंट पे भी हुई होगी, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी जो डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी वो होगा ज़ीरो। ठीक हो गया। तो अब अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो फिर ई के साथ क्या होगा, जाहिर है ई जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग दिस फार्मूला कि अगर किसी रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। देखें ये ऑब्वियस सा है ना, अगर किसी भी जगह पर पॉजिटिव चार्ज की जाती और दूसरी जगह पर नेगेटिव चार्ज की जाती नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से मर्ज होकर नेगेटिव चार्ज पे एंड हों। ऐसा नहीं होगा ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं पाया जा रहा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो इसको देख लेते हैं हम। सो अब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी की होती है। सो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो पॉजिटिव चार्ज की तो वो इस तरह की होगी, यानी वो बाहर की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करना शुरू कर दो, यानी ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरफ जा रही हैं, वो वेक्टर जिस तरफ पॉइंट कर रहे हैं आप उस तरफ जाना शुरू कर दो, तो क्या होगा, आप इस तरफ जाना शुरू कर दो तो क्या होगा कि आप चार्ज से दूर जा रहे हो। अब अगर आप चार्ज से दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। सो क्या ये हो जाएगी। ठीक, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, ये और ये। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के, और जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R के। तो इसका मतलब है कि जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस r होता है ना, ये जो डिस्टेंस है आप कहाँ पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो r होता है। अब r चूँकि हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं और वो बाहर की तरफ जा रही हैं, तो जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो r इंक्रीज हो रहा है, r इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। और किस तरह डिक्रीज होगी, आर के स्क्वायर के साथ ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है,
यानी r जो है वो अगर 2 टाइम्स लेट्स से डिक्रीज होता है तो ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाए, सॉरी, r जो है अगर 2 टाइम इंक्रीज होता है तो ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह ये जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो है वो भी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर r जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल जो है वो 1/2 रह जाएगा। ठीक हो गया। तो ये r के स्क्वायर के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जल्दी डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू पोटेंशियल। इसका ये मतलब है, यानी ये r स्क्वायर के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है और ये r के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। दोनों डिक्रीज होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिक्रीज होगी फॉर अ गिवन r। खैर ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे ये फार्मूलाज लिखने हैं और उसके बाद बता देना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, और v जो है वो भी 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप r इंक्रीज करेंगे इन चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ विल डिक्रीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये फाइंड करने के लिए कि हमारी जो कैपेसिटर प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, हम एक जो डिवाइस है वो यूज़ करते हैं और इस डिवाइस को हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे का होता है, वो इस तरह का एक कंटेनर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है और यहाँ पर एक रॉड लगी हुई है जो कि कंडक्टिंग है, और इधर एक आपका गोल्ड का लीफ लगा हुआ है। इसको आप समझ लीजिए कि गोल्ड को इतना ज़्यादा थिन बनाया गया है कि इट्स लाइक अ टिश्यू। ठीक है, तो होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसको आप पॉजिटिवली चार्ज कर दोगे ऑलरेडी, और जैसे ही आप जो अपना पॉजिटिव प्लेट है आपकी, जब आप इलेक्ट्रोस्कोप को उसके पास लेके जाओगे यानी कैपेसिटर प्लेट के, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर भी होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस सारे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड पे भी, तो इस सारी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि ये जो हमारी गोल्ड फॉयल है, अच्छा अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है ना इस जगह पर, तो गोल्ड फॉयल पे पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ऑलरेडी। अब अगर आप एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट जो है वो इसके पास लेकर आते हो तो क्या होगा कि ये जो गोल्ड लीफ है इसकी डाइवर्जेंस और इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मजीद पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आ गया है। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगी तो क्या होगा कि इसकी जो डाइवर्जेंस, अब डाइवर्जेंस मैं किसको कह रही हूँ, वो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, यानी ये रॉड जो है प्लेट उससे, ये जो हमारी गोल्ड की फॉयल है वो उससे दूर जाएगी। तो अगर मज़ीद दूर जाती है, डाइवर्ज होती है, तो मतलब जो हम इसके पास चीज़ लेके आए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर ये इसकी जो डाइवर्जेंस है कम होती है, यानी ये जो फॉयल है वो करीब आ जाती है, तो ये डाइवर्जेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी जो प्लेट हमारी गोल्ड फॉयल है वो इस प्लेट के करीब आ जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो कैपेसिटर प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह आप ये गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसको यूज़ करके ये फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारी कैपेसिटर प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द force or forces on a positive point charge when placed between parallel plates। और उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है कि विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, एंड सेकंड कंडीशन है कि विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ठीक है, तो हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेना है और उसको दो प्लेट्स के दरमियान रख के देखना है। पहले केस में दोनों को हमने सिमिलर चार्ज देना है, यानी यहाँ दोनों को पॉजिटिव चार्ज देंगे या दोनों को नेगेटिव चार्ज देंगे। दूसरे केस में दोनों को ऑपोजिट चार्ज देना है। तो हमने देखना है कि उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर क्या फोर्सेस लग रही हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम यूँ करते हैं कि हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट केस के लिए, केस ए के लिए हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। आप दोनों को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, बस ये है कि दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज जो है, यानी इधर लेट्स से मैंने इसके ऊपर 4 नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं तो इस पर भी 4, और अगर नेगेटिवली चार्ज करने हैं तो आपने सिमिलर नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो यहाँ पुट करने हैं। तो अब यहाँ पर बीच में हमारे पास लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये पॉजिटिव है। सो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर अब जो फोर्सेस लगेंगी वो क्या होंगी, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है ये रिपेल हो रहा है
अच्छा जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है ये वाला, ये मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ। सो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट से और इस पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी कि ये उधर को जाए, और यहाँ से ये प्लेट कहेगी कि ये इधर को जाए। तो क्योंकि दोनों प्लेट्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हमने प्लेस किया है, इसलिए दोनों प्लेट्स जो हैं वो उसको इक्वल फोर्स से, लेट्स से ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं वो सिमिलर फोर्स से चार्ज को अपने आप से लाइक दूर भगाएंगी या रिपेल करेंगी। तो होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज जो है, चूंकि उस पर इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है और दोनों इक्वल हैं, तो कहीं भी नहीं जाएगा, ये जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पर पड़ा रहेगा, लाइक बिल्कुल दरमियान में ना प्लेट्स के यहाँ पे करके ये जो है वो सस्पेंड रहेगा। इस पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग देंगे, ठीक हो गया। अब अगर बी पार्ट में क्या था कि हम प्लेट ले लेते हैं जिनमें एक पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस वाली प्लेट लेनी, दूसरे पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया। सो अब क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू नॉड, तो क्या होगा कि ये वाली प्लेट क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगी इस तरफ, और ये लग रही है हमारी फोर्स F1। और जो नेगेटिव प्लेट है वो क्या करेगी, वो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो इस पे जो दूसरी फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी, इस तरफ होगी, और वो भी सेम फोर्स होगी, ठीक है। तो अब जो फोर्सेस लग रही हैं F1 वो इक्वल है F2 के, और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों फोर्सेस, तो मतलब ये चार्ज जो है अब क्या करेगा, अब ये इस पे ओवरऑल एक मतलब फोर्स लगी है जो उसको किसी डायरेक्शन में लेके जा रही है। पहले तो इस पे दो फोर्सेस लगी थी जो कि बैलेंस्ड थी और ऑपोजिट थी, अब इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है, या इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल तो हैं बट दे आर नॉट ऑपोजिट। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है दिस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव प्लेट, ठीक हो गया। तो ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा, ये दोनों फोर्सेस जो हैं जो कि वेक्टर्स हैं ऐड अप हो जाएंगी, और ये जो है चार्ज फौरन से इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आप जो है वो बताएंगे डायग्राम ड्रॉ करके कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है वो प्लेट्स के दरमियान पड़ा हुआ है जो कि दोनों सिमिलर चार्जेस रखती हैं, तो इट विल नॉट गो एनीवेयर, इट विल स्टे लाइक सस्पेंडेड बिटवीन द प्लेट्स। और अगर वो जो प्लेट्स हैं वो ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर या नेवर क्रॉस वाई। सो अब ये मैंने आपको जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि फॉर अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज़ अ वेक्टर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर एट अ गिवन पॉइंट इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन है, और उसी डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो मतलब उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। अब अगर ऐसा हो कि इस पॉइंट पे लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही हो एक दूसरे को, सो यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इधर को जा रही है और मे बी लेट्स से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इधर को जा रही है, तो फॉर दिस गिवन पॉइंट जिस पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती हैं, एक ही वाली डायरेक्शन हो गई और एक ही वाली डायरेक्शन हो गई। क्योंकि डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें पता है ना कि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो ये एक तो इधर को पॉइंट कर रहा है टेंजेंट, और एक जो है वो टेंजेंट इधर को पॉइंट कर रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाती हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज अ वेक्टर एंड वेक्टर एट अ गिवन पॉइंट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। देयरफॉर आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। आपने ये जो मैंने अल्फाज बोले हैं इनको लिख लीजिए, या आप अपने अल्फाज में इसको लिख लीजिए। तो इस तरह आप चाहें तो ये वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए हैं दिस विल गिव अ गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर के आपको जो है वो पता है कि इसका जो बात आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम।
If a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? तो इससे पहले कि हम देखें कि जो है वो चार्ज कैसी मोशन करेगा, हमें पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक केस में होती है, जब आपके पास पैरेलल प्लेट्स हों, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस सेम होता है, वो हर पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट काइंड ऑफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? हमने कहा था कि जो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। हमने कहा था कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मतलब अगर आप गिवन रीजन ऑफ स्पेस में देखो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, अगर इधर आ जाओगे तो कुछ और होगी। ऐसा पैरेलल प्लेट्स के दरमियान नहीं होता, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था कि हमेशा सेम रहती है। और अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, तो इनके दरमियान कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी? वो इस तरह थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक हो गया? तो अब वो कह रहा है कि लेट्स से हमारे पास ये तीन सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हमारा जो चार्ज है वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, अगर चार्ज यहाँ पर पड़ा होगा तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ चला जाएगा सीधा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा ना टेस्ट चार्ज, तो बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ आएगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। रेक्टिलिनियर का मतलब यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में बाहर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में अंदर की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे पड़ा हो, अगर ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, अगर वो यहाँ पड़ा हो तो अब क्या होगा, इट्स पाथ विल बी कर्व्ड। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पड़ा होगा तो देखें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा ना, तो वो इस तरह जाएगा, तो उसका पाथ जो है वो कर्व हो जाएगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू that a positive point charge will follow a rectilinear path in non-uniform electric field. मतलब it can be possible if you have a positive or negative charge isolated, बट अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कम्बिनेशन है और उसकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन क्या होगा कि आपका जो चार्ज है वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करेगा, इट्स पाथ विल बी कर्व्ड। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका that if E is E necessarily zero inside a charged rubber balloon, if balloon is spherical, assume that the charge is distributed over the surface uniformly. यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। ठीक हो गया? तो इसको इसमें क्या है, अब आपके पास एक चार्ज रबर बैलून है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में किया हुआ है। तो आपके पास एक चार्ज रबर बैलून है जिसपे कोई भी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपसे वो कह रहा है कि अगर इनसाइड जो है बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी। तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और उससे पहले हमें पता है कि जो गॉसेस लॉ होता है यानी फाई जो है वो किसके बराबर है, वो है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और यहाँ से चूँकि आपका जो चार्ज है, अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है उसको कंसिडर करें तो चार्ज जो है वो इनसाइड क्या है, ज़ीरो। इनसाइड चार्ज जो है वो ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। और फ्लक्स जो है वो ई डॉट ए के बराबर भी होता है, तो ई डॉट ए भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स ज़ीरो है। अब चूंकि एरिया जो है वो, अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं तो एरिया तो ज़ीरो नहीं है गॉसियन सरफेस का। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इनसाइड चार्जेबल बैलून इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। ये सारी आपकी वो एप्लीकेशन है जो आपने ऊपर क्लोज सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली पढ़ी थी ना, सो वो वाली यही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? तो यस, यही तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट है। हमने गॉस लॉ का फार्मूला लिख देना है, यानी ये वाला फार्मूला। तो ये क्या फार्मूला क्या कह रहा है कि जो हमारा फ्लक्स है, चाहे वो आउटवर्ड है चाहे वो इनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगा। तो किसी भी गॉसियन सरफेस में से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं या फील्ड लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल हैं किसके, जो भी चार्ज उसके अंदर
जो है वो इनक्लोज्ड है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वो किसकी वजह से, नेट पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा गॉसियन सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी। तो कह रहे हैं कि क्या क्या ये ट्रू है कि हमारा जो भी होता है यहाँ पे फ्लक्स जो हमारा होता है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो यस, जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, यानी क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये फाई जो है वो प्रोपोर्शनल है क्यू के। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस यानी फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के जो भी अंदर प्लेस्ड है। अगर नेट पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलने वाली सारी लाइंस जो हैं वो जितना चार्ज होगा अंदर उतनी ही लाइंस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। ठीक हो गया, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लिख देना है और इस गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल रीजन क्या होता है, हाई पोटेंशियल रीजन होता है पॉजिटिव, और लो पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। सो ये हम आपने हमेशा याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज हैं, दे विल गो टूवर्ड्स विच रीजन, हाई पोटेंशियल रीजन, यानी पॉजिटिव चार्ज या हाई पोटेंशियल रीजन। ठीक हो गया, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर आपसे पूछते कि टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज किस तरफ जाएगा, तो वो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। बट और इसको आप हमेशा पेपर में गलत लिख देते हैं, आप कंफ्यूज कर देते हैं कि लो पोटेंशियल जो है वो लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस तरह लिख देते हैं। तो इसको आपने अब कंफ्यूज नहीं करना, और आप लोग अभी ये करोगे कि मुझे ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इनको आपने ऑडियो लेक्चर सुनना है ये वाला, और आपने ये इनके सारे जो है वो आंसर्स लिखने हैं अपने रजिस्टर पे, और वो मैं चेक करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने मुझे अपना रजिस्टर चेक करवाना है कि आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपने ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।